आपका आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। बजट 3.3, जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 11 बजे बजट पेश करेंगे और सरकार का ये तीसरा बजट होगा। मुख्यमंत्री तीसरी बार जब बजट पेश करेंगे। वैसे तो हर राज्य का बजट बहुत खास होता है, हर साल का बजट बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस बार क्या अलग है, ये सबसे अहम बात है। और इस बार अलग ये है कि इस बार का बजट चुनौतीपूर्ण है। कोरोना काल के बाद किस तरह के हालात बिगड़े हैं, बहुत सारी उम्मीदें अब प्रदेश की जनता को, हर एक सेक्टर को हो चुकी है, लेकिन किसकी उम्मीदों पर खरा आज का ये बजट उतरेगा, किस तरह से सबको बैलेंस करने की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे, क्योंकि खजाना भी बढ़ना है, राजस्व को भी बढ़ाना है। और ऐसे में सबसे अहम हो जाता है कि क्या किसी को कुछ कड़वी दवा मिल सकती है या दवा के रूप में ही नजर आएगा आज का ये बजट। बहुत कुछ है जो इस बजट से उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्योंकि 11 बजे बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ बड़ा पैनल भी मौजूद है और इस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले सहयोगी नरेश शर्मा का हम रुख कर लेते हैं और उनसे ही बात करते हैं कि आखिर अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है। नरेश, विधानसभा के बाहर आप मौजूद हैं, क्योंकि 11 बजे बजट पेश होगा, कितनी ज्यादा उम्मीद है और विधानसभा से क्या तस्वीरें अभी निकल कर आ रही है? देखिए, अगर विधानसभा के सत्र की बात करें तो जिस कार्य के लिए सत्र आहूत किया गया है वो दिन आज आ गया है जब प्रदेश का बजट पेश होगा। जैसे आपने कहा कि 11 बजे जो है बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 10:30 बजे विधानसभा पहुंचेंगे और वहां पे उनके स्वागत का पहले कार्यक्रम रहेगा। औपचारिक जो स्वागत होता है बजट पेश करने से पहले, जो कांग्रेस के विधायक है, इसके अलावा मुख्य सचेतक है, इसके अलावा मंत्री है, ये तमाम जो नेता है उनकी अगवानी करेंगे। उसके बाद करीब कह सकते हैं कि 11 बज के ठीक है 10:50 पे मुख्यमंत्री है वो सदन के अंदर चलेंगे और उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। सबसे अहम बात जो आपने कही कि क्या जो बजट है उसकी दवा कड़वी होगी या कैसी होगी, तो देखिए जो मिजाज है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो ऐसा लगता नहीं है कि कड़वी दवा पिलाएंगे। हालांकि ये जरूर है कि बजट चुनौतीपूर्ण है और ये सभी को पता है कि कोरोना काल के कारण न केवल राजस्थान की बल्कि देश के अन्य राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है वो डावाडोल है, क्योंकि राजस्व नहीं आ पाया है। ऐसे में जो बजट घोषणाएं पिछली बार की गई थी उनमें भी कई पूरी नहीं हो सकी है। तो ऐसे में पुरानी घोषणाओं को देखते हुए या किस तरह का भविष्य में अब राजस्व आ सकता है जब लॉकडाउन हटा लिया गया है, तो ऐसे में राजस्व की जो यहाँ पे मिलेगा राजस्थान को, उसके आधार पे क्या क्या घोषणाएं पूरी की जा सकती है, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही बजट तैयार किया गया है। जहाँ तक आपने कहा कि किसको क्या मिलेगा, तो देखिए सबसे ज़्यादा उम्मीद जो की जा रही है वो की जा रही है कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत किया जाएगा। किसानों को सबसे ज़्यादा उम्मीद है, इसके अलावा युवाओं को उम्मीद है, महिलाओं को उम्मीद है और जो युवा उद्यमी हैं उनको उम्मीद है। और माना ये जा रहा है कि कई सेक्टर में नई नौकरियों की घोषणा भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी सौगातें हैं जो आज मुख्यमंत्री की तरफ से मिल सकती है, खासकर अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के मकसद से कि सरकार की क्या योजना है या आज के बजट में परिदृश्य जो है वो दिखाई देगा। और जहाँ तक देखिए सामान्य सी जो एक आम जनता में धारणा रहती है कि क्या कोई महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, तो चूँकि अब टैक्सेज का मामला है वो राज्य से ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसे में इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन राजस्थान के कह सकते हैं कि उसको विकास की जो गति है उसको और तेज़ करने के लिए सरकार किस तरह की नई योजना लाती है और जो पुरानी योजना है उनको सुचारू रखने के लिए, उनको मजबूती रखने के लिए किस तरह के बजट का प्रावधान करती है, ये देखना होगा। हालांकि उम्मीद तो सभी लगाए हुए हैं, उम्मीद तमाम विधायक लगाए हुए हैं, उम्मीद है वो मंत्री लगाए हुए हैं कि उनके विभागों को क्या मिलता है और सबसे ज़्यादा लक्की कौन रहता है। इसके अलावा विधायक भी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश उन्होंने की है कि उनके क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा योजना वो लेके जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी उन्होंने मुलाकात की, लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ा थोड़ा सबको दिया जाएगा। तो ऐसे में अब जो जब 11 बजे मुख्यमंत्री बजट भाषण अपना पेश करेंगे तो एक एक जो पढ़ते हैं वो खुलेगी कि क्या राजस्थान के विकास के लिए उनकी योजना है, किस तरह से आने, और जो सरकार के जो 3 साल अभी बाकी है उन 3 सालों को देखते हुए क्या किसी तरह की योजना है वो सरकार यहाँ पे लेके आ रही है। बिल्कुल नरेश, और इसलिए उम्मीद बहुत ज्यादा 2 घंटे का वक्त और बचा हुआ है, लेकिन क्योंकि विधानसभा के बाहर सहयोगी नरेश मौजूद है, लगातार अपडेट दे रहे हैं, लेकिन जरा कोटा से भी अपडेट हम ले लेते हैं। कोटा से हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, कोटा कोचिंग सिटी, बहुत सारी उम्मीदें हैं छात्रों से लेकर, और क्योंकि कोचिंग सेंटर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी उम्मीद हो जाती है। नुकसान भी हुआ है इस साल कोरोना काल की वजह से, और जब नुकसान होता है तो उसके बाद जब उम्मीदों की बात आती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। कोटा सिटी क्या उम्मीद कर रहा है इस बजट से?
देखिए श्वेता, कोटा में फिलहाल रिकॉर्ड तोड़ 3000 करोड़ के करीब के विकास के कार्य यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशन में उनकी मॉनिटरिंग में चल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कोटा की शक्ल सूरत अगले साल भर में बदलने वाली है। क्या ये जो बजट है, क्या इस परिवर्तन का कोई वाहक बनेगा? इस बजट में भी कोई ऐसा कुछ प्रावधान होंगे जिससे इस पूरे परिवर्तन में कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा? ये कोटा के लिए सबसे बड़ी उत्सुकता आज की। लेकिन साथ में कोटा की सबसे बड़ी उम्मीद ये कि जो हवाई सेवाओं के संचालन का सपना कोटा देख रहा है और एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम कोटा में, शंभूपुरा में, गाँव में जगह देख चुकी है एयरपोर्ट के लिए, तो क्या राज्य सरकार इस बजट में भी इसके लिए कोई प्रोविजन कर सकती है? लेकिन साथ में कोटा स्टोन का बड़ी तादाद में उत्पादन होता है। जैसा कहा आपने कि कोरोना काल में जिन कुछ सेक्टर्स की कमर टूटी है उसमें एक है कोटा स्टोन का कारोबार भी। तो कोटा और पूरा राजस्थान का माइनिंग सेक्टर इस बजट से क्या उम्मीद करता है, ये हम जानने की कोशिश। बिल्कुल, क्या उम्मीद कर रहा है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए महंगाई हैं जो फल फूल रहे थे, उन्नति की ओर बढ़ रहे थे, विकास हो रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से वो पीछे आ गए। बहुत कुछ है जो बेहतर करना बाकी है, और ऐसे में आज जब बजट पेश होगा तो उसके बाद उम्मीद बढ़ जाती है। और अहम बात देखिए, 150 लोगों की टीम जिन्होंने 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद ये बजट बनाया है, और क्या इस बजट में रहता है वो बेहद खास हो जाएगा। लेकिन देखिए बजट क्या है, आय व्यय का पूरा लेखा जोखा होता है सरकार का, और सबसे बड़ी बात है कि राजकोषीय घाटा कितना, क्योंकि बार बार सरकार भी कहती है कि खजाना खाली है। जब सरकार आई थी उसके बाद भी 2 साल, सवा 2 साल का वक्त बीत चुका है, राजस्व ज्यादा आ नहीं रहा है, और कोरोना काल की वजह से एक बड़ी मार भी यहाँ पर पड़ी है। लेकिन चलिए आपको विभागवार हम बताते हैं कि क्या उम्मीद यहाँ पर की जा रही है इस बजट से, और पिछली बार की बजट में क्या कुछ दिया गया था। एक बार आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, क्योंकि हर एक सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ग्रामीण विकास विभाग की हम बात कर लेते हैं। 11,878 करोड़ का ये बजट रहा है। पिछले साल की हम बात कर रहे हैं कि पिछले साल क्या कुछ दिया गया हर एक विभाग को। पीडब्ल्यूडी विभाग को जहां 6,277 करोड़ का यहां पर बजट दिया गया था विकास के लिए। आईटी विभाग को वही 10 करोड़ का बजट दिया गया था। ये पिछले साल की हम बात कर। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को जहां 8,759 करोड़ का बजट दिया गया था, और इस बार बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ बजट चिकित्सा विभाग के लिए जरूर रहेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 1,145 करोड़ का बजट पिछली बार दिया गया था, इस बार भी उम्मीद ज्यादा है। पीएचडी विभाग की बात कर लेते हैं, जहां पर पिछले साल 5,000 करोड़ का बजट दिया गया था। हर एक सेक्टर को, हर एक विभाग को खास ख्याल रखा गया था। सिंचाई विभाग जहां पर 3,630 करोड़ का बजट पिछली बार दिया गया है, और ऊर्जा विभाग जहां पर 18,505 करोड़ का बजट पिछली बार दिया गया था। जरूरत ज्यादा थी और उसी हिसाब से बजट अलॉट किए गए हर एक विभाग के लिए। यूडीएच विभाग की हम बात कर लेते हैं, 7,195 करोड़ का बजट यूडीएच विभाग को दिया गया था। लगातार विकास के काम भी किए गए। श्रम विभाग जहां पर 636 करोड़ का बजट श्रम विभाग के लिए पिछली बार निर्धारित किया गया। सामाजिक न्याय विभाग के लिए 8,303 करोड़ का बजट अलॉट किया गया था पिछले बजट में। तो विशेष योग्यजन के लिए 60 करोड़ का बजट अलॉटमेंट हुआ था। और ये अलग अलग देखिए अहमियत के हिसाब से, जहां जरूरत के हिसाब से और सरकार को जो अहम लगा उसके हिसाब से पिछले साल के बजट है। बाल अधिकारिता विभाग देखिए, नजर डालिए, 68 करोड़ का बजट पिछली बार दिया गया। जनजाति विभाग को जहां 607 करोड़ का बजट दिया गया विकास के लिए, लेकिन पिछला साल कैसा गया हर किसी को पता। महिला एवं बाल विकास विभाग जहां पर 384 करोड़ का बजट अलॉट किया गया था पिछले बजट में, यानी बजट 2020 में। अल्पसंख्यक मामला विभाग में 144 करोड़ का बजट यहां पर दिया गया। और इसके अलावा पर्यटन विभाग, जिसको पिछले साल सबसे ज्यादा नुकसान भी हुआ, 125 करोड़ का बजट दिया गया था। और बेहतर करने के लिए परिवहन विभाग जहां पर 6,834 करोड़ का बजट अलॉट किया गया था परिवहन विभाग के लिए। कृषि विभाग के लिए वहीं पर 9,363 करोड़ का ये बजट है जो 2020 में दिया गया था, यानी पिछले साल के बजट में। तो वही प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए अलॉट किया गया था 10,059 करोड़ का ये बजट। तो ये माध्यमिक शिक्षा विभाग पर भी नजर डाल लेते, देखिए 9,404 करोड़ का ये बजट था माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए। और इसके अलावा भी हम कुछ और विभागों पर नजर डालें तो उच्च शिक्षा विभाग जहां पर 322 करोड़ का बजट इस विभाग के लिए दिया गया था। तकनीकी शिक्षा के लिए 50 करोड़ दिए गए थे। लेकिन अहम ये रह गया कि देखिए बजट अलॉट किया गया, काम बहुत कुछ करना था, लेकिन कोरोना की वजह से सब कुछ रुक गया। और यही वजह है कि पिछले साल के भी जो बिल्कुल पेंडिंग काम है उन्हें भी पूरा करना है, यानी इस बार डबल ऊर्जा, डबल गति के साथ काम करने होंगे। संस्कृत शिक्षा विभाग जहां पर 109 करोड़ का बजट पिछली बार दिया गया, तो खेल युवा विभाग के लिए 40 करोड़ का बजट यहां पर अलॉट किया गया। उद्योग विभाग पर भी नजर डाल देते हैं, जहां पर 885 करोड़ का बजट दिया गया। तो गौपालन विभाग के लिए 741 करोड़ का ये बजट रहा है पिछले साल का। जल संसाधन विभाग का 3,620 करोड़ का बजट रहा। सहकारिता विभाग के लिए बेहद अहम विभाग है, 4,755 करोड़ का बजट अलॉट हुआ। तो वन पर्यावरण विभाग के लिए 175 करोड़ का बजट यहां पर अलॉट किया गया।
काम बहुत सारे थे, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन सबसे अहम हो जाता है, देखिए ये हमने जो अभी आपको वर्चुअली समझाया, ग्राफिक्स के जरिए बताया कि आखिर किस विभाग को कितना बजट दिया गया, और उससे आप समझ भी सके होंगे कि कौन सा कितना खास है विभाग, किसको ज्यादा जरूरत थी वो किया गया। लेकिन जिस काम के लिए दिए गए तो उस लेवल पे काम हो नहीं सके कोरोना की वजह से। अब समझिए कि इस बार भी जो बजट आएगा, पिछली बार के भी काम बहुत सारे जो करने हैं, और उस गति के हिसाब से देखा जाए तो इस बार दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, डबल एनर्जी लगानी पड़ेगी इन सब काम को कराने के लिए। लेकिन अहम यह है कि जो पिछले साल दिया गया उससे बढ़कर ही उम्मीद हर विभाग कर रहा है, हर व्यक्ति कर रहा है, तो क्या उस लिहाज से उम्मीदों पर आज का बजट खरा उतरता है, ये देखना दिलचस्प होगा जब 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। हालांकि एक बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है, उनसे भी हम रूबरू कराएंगे और चर्चा करेंगे इसी बजट को लेकर। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। आपका स्वागत है। और प्रदेश की स्थिति की बात करें, माली हालात की बात करें तो नजर यही आता है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है, और ऐसे में हर चीज को मैनेज करना, सबको साधना, सबको साथ लेकर चलना, उम्मीदों पर खरा उतरना, कोरोना काल के बाद बजट पेश करना, और इसलिए हम कह रहे हैं कि बजट अहम तो है लेकिन साथ ही चुनौतीपूर्ण भी है। हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है जो बजट पर चर्चा हमारे साथ करेगा। चलिए उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी हैं, उद्योगपति बनेचंद जैन जी हमारे साथ हैं, किसान नेता वीरेंद्र चौधरी जी हैं, कांग्रेस नेता जसवंत गुर्जर जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता आरपी विजय जी हैं, और साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिनव राजवंशी जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। अहम ये है कि बजट आज पेश होने जा रहा है 11 बजे, और शुरुआत हम जसवंत गुर्जर जी आपसे ही करते हैं क्योंकि प्रदेश की सरकार कांग्रेस की है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे, उम्मीद सबको बहुत ज्यादा है, लेकिन पिछले साल की पूरी स्थिति को देखा जाए, मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो कितनी उम्मीद आम जनता करे कि जो सोचा जा रहा है, जो इच्छा की जा रही है, वो पूर्ति होती नजर आएगी इस बजट में? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील हैं और आम जनता की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए आज का बजट अच्छा बजट होगा। और इससे पूर्व भी मुख्यमंत्री जिन 7 बजट जो सदन में रखे हैं वो अच्छे ही बजट रहे हैं और सभी की भावनाओं का सम्मान रखा है, हर वर्ग को उसने छुआ। भी आप आंकड़े बता रहे थे तो आप आंकड़े देखिए कि बजट के अंदर जब बजट मुख्यमंत्री जी ने रखा, सारे जितने सेक्टर्स हैं सभी सेक्टरों का विशेष रूप से ध्यान रखा। जब से जीएसटी लागू हुआ है अब बजट के अंदर विशेष कुछ रहता नहीं राजस्थान के लिए, और जैसे भी सेंट्रल का जो बजट होता है राज्य उसके सेंट्रल के बजट के आधार पर राज्यों के बजट होते हैं, उसके बावजूद राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी ने सदैव एक अच्छा बजट दिया है और हमें विश्वास है कि आज का बजट भी जो है सभी की भावनाओं के मद्देनजर अच्छा बजट होगा। देखिए, सेंट्रल के बजट से आप लोग खुश भी नहीं थे कि उम्मीद जो की गई थी वो नहीं हुआ है, कांग्रेस की तरफ से ऐसे रिएक्शन थे, और अब बीजेपी भी इंतजार कर रही होगी इसे लेकर कि कांग्रेस का प्रदेश का बजट कैसा आता है। देखिए, केंद्र का बजट हम सबने देखा है, वो चुनाव आधारित बजट था, वो 4 राज्यों में समट के रह गया है। पूरे देश को क्या मिल रहा है ये पूरे देश ने देखा है। वो सिर्फ एक इलेक्शन, बीजेपी जो है देश को पता नहीं किस मोड पे चला रही है, वो सदैव इलेक्शन मोड पे रहती है और उनका टारगेट सिर्फ इलेक्शन रह गया है। देश जिस अवस्था में जा रहा है, जिस स्थिति का सामना कर रहा है वो बड़ी भयावह स्थिति है, और राजस्थान को तो मेरे ख्याल से बजट के अंदर कुछ मिला भी नहीं है। ठीक है, आरपी विजय जी, अभी जो कमेंट इन्होंने बीजेपी पर किया कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है, सेंट्रल बजट से भी वो खुश नहीं थे, लेकिन राज्य बजट से बीजेपी कितनी उम्मीद कर रही है? पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व, जो पहला बजट पूरे विश्व के अंदर जो आया है, यूनियन बजट जो हमारा आया है, उसकी प्रशंसा पूरा विश्व कर रहा है, हिंदुस्तान के अलावा भी। विपक्षियों के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ कांग्रेस, क्योंकि अब ये इनकी भी मजबूरी है, राजस्थान में सरकार चला रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात करेंगे। बाकी ये ऐसा बजट है जो 100 साल के अंदर पहली बार ऐसा बजट आया, और वो पेंडेमिक के बाद। ठीक है, हम तो प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ रही बात बजट की, इनके प्रदेश की, प्रदेश में 2,25,000 करोड़ का बजट था, उसके अंदर इन्होंने क्या किया? आपने जो, अगर जयपुर की बात करें तो इन्होंने जो अपना शहर वाला एरिया है उसके अंदर 165 करोड़ रुपए का इन्होंने जल के लिए प्रावधान किया था, उसमें जो एक पैसा खर्च नहीं किया इन्होंने। जैसे मेरे टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रॉमा हॉस्पिटल की बात हुई थी, कोई कुछ नहीं किया है इन्होंने। जो भी घोषणा करी वो सिर्फ पेपर में रह गई। ठीक है, लॉकडाउन था, बट लॉकडाउन के बाद में भी काम हुए हैं, उसके बाद में काम हुए हैं, 2-3 महीने काम नहीं हुए, उसके बाद में सारे काम हुए हैं। तो आज ये जो कहना, ये रोने वाली बातें हैं, इनके पास तो एक्चुअली झगड़ने के अलावा इनके पास फुर्सत नहीं है। इनको कहाँ पर, इनको डेवलपमेंट कहाँ दिखता है? लेकिन एक बात और है आरपी विजय जी, फुर्सत नहीं इनको। आरपी विजय जी, देखिए एक बात तो और, आपने कहा कि 3 महीने लॉकडाउन था, उसके बाद किए जा सकते थे, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आई थी तब तक कहीं भी कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। प्राथमिकता उस समय तो लोगों के बचाने की थी क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे। नहीं, नो डाउट, आप उसको इग्नोर भी तो नहीं कर सकते। बिल्कुल सहमत हूं, बट आज लॉकडाउन खुलने के बाद में वैक्सीन नहीं आई, बट उसके बाद में ये कहा था काम तो सारी चालू हुई है। थोड़ा एक्चुअली 40% पे, 50% पे, 60% पे होगा काम। ये तो हुआ नहीं कि पूरा काम रुक गया था, नो डाउट 3 महीने के लिए काम रुक गया था, उसके बाद में तो काम 40%, 50%, 60% खुला ही था। तो वो काम करने के लिए इनको किसने रोका था? क्यों रुक गया ये? तो इन्होंने काम नहीं किया। और आज मेरे को ये उम्मीद है, बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास पैसा, जैसे आपने बार बार कहा कि राजस्थान सरकार हमेशा कहती है कि खजाना खाली है, खजाना खाली है। जब भी कांग्रेस सरकार आती है
वो हमेशा ये कहते हैं खजाना खाली छोड़ के गए। अरे भाई आप भर के जाते हो क्या? आप भी पूरा खाली छोड़ के जाते हो। बट हम तो कभी ये बात नहीं कहते, हम तो दुनिया के लिए काम करते हैं। हम क्या बोरोइंग लेके यानी ये कह सकते खाली दोनों करके जाते हैं, आप कहते नहीं है, वो कह रहे हैं। हम कहते नहीं है, हम उसके लिए काम करते हैं, हम पैसा जुटाते हैं। आज की तारीख में आज सरकार ने, आप देखो केंद्र सरकार ने 6 साल 7 साल का 8वां बजट इन्होंने पेश किया। इन्होंने 1 पैसे का टैक्स नहीं लगाया। क्या हुआ? 12 लाख करोड़ रुपए का हम कर्जा लेकर के डेवलपमेंट कर रहे हैं। पैसा कहां से निकालना हमको आता है। और राज्य सरकार को दिक्कत ये है कि केंद्र सरकार जीएसटी का पैसा नहीं दे रही है, इसलिए काम भी रुके हुए हैं। ये भी तो है सर। कुछ भी नहीं किया इन्होंने। राजस्थान के अंदर भी यही कहानी है। राजस्थान के अंदर सिर्फ इनका आपस में झगड़े और ये हम देख रहे हैं। बाकी आप देखो जयपुर की हालत क्या है। जयपुर के रोड, ठीक है, इसीलिए तो बजट आ रहा है ना सर। बजट आ रहा है, बजट में किसे क्या मिलता है और कितना होगा ये भी देखिए। आप देखिए देख लो, आप जो आपने जो बताई, इतनी सारी घोषणाएं बताई, उनमें से क्या इन्होंने। चलिए ठीक है, इसी पर मिथिलेश जी से ही रिएक्शन ले लेते हैं। मिथिलेश जी देखिए, बार बार ये कि केंद्र का बजट अच्छा नहीं था, ठीक है, राज्य के बजट से भी इनको बीजेपी को उम्मीद नहीं है, सरकार ने कुछ किया नहीं, बहुत सारी चीजें देखिए। हम उम्मीदों की बात कर रहे हैं, हम उम्मीद की बात कर रहे हैं। आज बजट आएगा तो तस्वीर साफ होगी। मिथिलेश जी आपको लग रहा है क्या, कैसे देखेंगे, कैसे इस बजट से? चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे तो वही हो जाता है कि बीजेपी, सुनिए राजस्थान की बात नहीं रख रहे, आरपी विजय जी, मुख्यमंत्री जसवंत गुर्जर जी, सुनिए सर, एक मिनट सर। यहाँ जब आप लोग बीजेपी कांग्रेस आते हैं, जब बीजेपी कांग्रेस आते हैं सर, तो अगर सत्ता में है तो विपक्ष, देखिए ये होता यही है सर। आप जितना भी कहने की कोशिश कर ले दे के आप लास्ट में वही पहुंचेंगे। लेकिन मिथिलेश जी से रिएक्शन, ठीक है, मिथिलेश जी से रिएक्शन सर वापस आपके पास आते हैं। जो बात की जा रही है कि जादूगर के सियासी पिटारे से क्या क्या निकलेगा, उसका आकलन तो 11 बजे होगा। लेकिन ये तय है कि ये तमन्नाओं का शहर है और अशोक गहलोत चलना जानते हैं, तो कुछ न कुछ जरूर देंगे। ये मुकम्मल पूरी जनता को, राजस्थान की जनता को बिलीव है। लेकिन जो आर्थिक हालात तो बड़े भयावह हैं, उसको हम नहीं नकार सकते। 40,190 करोड़ का कर्ज है। इन हालातों में हम क्या देंगे? क्योंकि FRBM एक्ट है, उस FRBM एक्ट के तहत 1 साल का जो घाटा है वो GDP का 3% से ज्यादा होना चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए, और जो एक्यूमुलेट घाटा है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एक्यूमुलेट घाटा है वो 50% को क्रॉस कर रहा है। लेकिन उन परिस्थितियों में भी जो अशोक गहलोत का हौसला है, जज्बा है, इसके अलावा जो पिछली बार जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो इस बार चीफ सेक्रेटरी हैं, तो कुल मिला के जो उनकी जो टीम है वो टीम कुछ कमाल कर सकती है, ऐसी जनता को उम्मीद है। लेकिन आज का जो बजट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज अगर आपने अखबारों में देखी हो तो लंदन के जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं वो ऑनलाइन क्लास को खुद चेक करने जा रहे हैं, और राजस्थान का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह चरमराया हुआ है। आज हालात ये है कि हायर एजुकेशन ICU में है। आज 27 से अधिक यहाँ सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, 51 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं। लेकिन हालात इतने नाजुक है कि ब्यूरोक्रेसी ने, जिसमें लाम मंदी का वायरस घुस गया है, उस ब्यूरोक्रेसी ने राजस्थान की हायर एजुकेशन और एजुकेशन का डप्पा बैठा दिया है। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, फीस को लेकर हालात भयावह हैं। तो जो सबसे ज्यादा, यानी ब्रिटेन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जब बजट पेश किया गया था तो वहां एजुकेशन का बजट कम नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि अगर हमारी आने वाली पीढ़ियां क्वालिटी एजुकेशन नहीं लगी तो हम दुनिया की होड़ से पिछड़ जाएंगे। और हालात आज ये है राजस्थान में कि हायर एजुकेशन पूरी तरह ICU में है। कॉलेजों का जाल है लेकिन पढ़ाने वाले नहीं है। आज बीएड कॉलेजों की 16 बीएड कॉलेज थी, एक बीएड कॉलेज का हमारे पास स्टाफ नहीं है। हम बातें बहुत लंबी लंबी करते हैं, बजट में हम आंकड़ों का मक्कड़ जाल, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, लेकिन जब हम हकीकत पर कसते हैं तो हम पाते हैं कि हालात भयावह है। राजस्थान के हायर एजुकेशन का इतना बुरा हाल है कि 2 वाइस चांसलरों के खिलाफ कोर्ट में रिट लगी हुई है, एक वाइस चांसलर की अभी बेल हुई है। यानी आप कर क्या रहे हैं? जिस जनरेशन के भरोसे हमको पीढ़ी बनानी है, जो बैकबोन है, जो कल की पीढ़ी है, भ्रष्टाचार हो रहा है। ये बोल रहे कि बैकबोन ये है, लेकिन जितनी गंभीरता से इस विभाग को लेना चाहिए, करना चाहिए, विकास को नहीं किया गया। दुर्भाग्य है कि, और करप्शन पर बहुत इंपॉर्टेंट जवाबदेही कानून की जरूरत है राजस्थान में, क्योंकि करप्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। रोज ACB पकड़ रही है लेकिन अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिल रही। करप्शन वाले लोग अच्छी सीटों पर नवाजे जा रहे हैं। यानी आप भ्रष्टाचार करो, 1 महीने जेल रह के आ जाओ और फिर मलाईदार वाली सीट पर बैठ जाओ, तो जनता में क्या मैसेज जाता है? जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम करप्शन पर 0 टॉलरेंस रहेंगे, उसको रोकने के लिए जवाबदेही कानून आज जरूरी है। क्योंकि करप्शन से हर आदमी परेशान है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान है, वो रिट कर दी जाती है। अधिकारियों की और वकीलों की गठजोड़ है, मैं इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। वो अधिकारी जो भी वैकेंसी निकालते हैं उसमें एक ऐसा लीगल छोड़ते हैं कमी कि वो कोर्ट में जाके अटक जाती है, और यूथ 5-5 साल से कमरे लेके यहाँ भटक रहे हैं। क्या सबसे बड़ा नुकसान यही कि
तैयारी उम्मीद से यूथ कर रहा है, एक वक्त भी होता है कि उम्र भी निकल जाती है, फिर वो उस वैल्यू भी नहीं रह जाता है और बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है। सड़कों पर यहाँ पर आना पड़ता है युवाओं को रोजगार के लिए कि अपने हक के लिए, कि हमने एग्जाम दिया, हम पास हुए, हमारी नियुक्ति कर दो, और वो भी नहीं हो रही। तो ये एक अहम सवाल है और ये भी देखना होगा कि देखिए युवा को तो सिर्फ रोजगार चाहिए, ना वो पैसे मांग रहा है, ना वो कह रहे हैं कि आप कुछ मदद कर दो, नौकरी दे दो, हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, कमा लेंगे, लेकिन पूरा परिवार जिस पर निर्भर हो और वो युवा सड़कों पर बेरोजगार घूम रहा हो और उम्मीद सरकार से लगाए हो, तो उम्मीदें और बढ़ती है। और ऐसे में सरकार कितना इस ओर गौर करेगी, ये भी बजट में नजर आएगा। बनेचंद जी, उद्योगपति आप सर, और उद्योगों का भी क्या हाल हुआ इस पूरे साल में हर कोई जानता है। और उद्योगपति, क्योंकि हम कई बार इन सब विषयों पर चर्चा कर चुके हैं, और उद्योगपतियों का कहना भी यही कि बहुत चीजें हैं जो सरकार को हमारी ओर देखकर हमें मदद मुहैया करानी चाहिए। अब क्योंकि बजट पेश हो रहा है तो आपका भी सेक्टर है जो उम्मीद लगाकर बैठा होगा, सबसे अहम क्या चाहते हैं आप? देखिए, सबसे मोटी बात यह है कि चाहे किसी सेक्टर में भी विकास चाहिए तो विकास की गंगा का जो निकलेगी सब समुद्र से निकलेगी। यदि उद्योग पनपेंगे तो सारा प्रदेश को फायदा होगा, रोजगार भी इससे मिलेगा, रेवेन्यू भी इससे मिलेगा, व्यापारियों की आय भी बढ़ेगी। इसमें कोई भी सेक्टर अछूता नहीं है। उद्योग सभी चीज़ों के लिए, चाहे एग्रीकल्चर का हो, ऑटोमोबाइल का हो, चाहे ITI सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन हो, सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो हमारा मानना यह है कि आप सरकार के भरोसे ही बैठे रहें कि हमें वही नौकरी देगी सरकार, हम पेट्रोल के भरोसे ही बैठे रहें, पेट्रोल डीजल की आय उसी से होएगी या दारू से ही हमें आय होएगी, तो ये संभव नहीं है। यदि आपको विकास चाहिए ही चाहिए तो उद्योगों को सहूलियत देनी पड़ेगी। इसके लिए इन्होंने मोटी गलती ये करी, उद्योगों के विकास पे इस सरकार ने पिछले 2 साल तक ध्यान कुछ कम दिया। हम ये उम्मीद करते हैं इस बजट के अंदर कि ये वो सरकार, गहलोत सरकार उद्योगों पे ध्यान देगी। उद्योगों की स्थिति अभी ये है, आप सेज देख लीजिए, बने हुए उसको हो गए 15 साल। 15 साल के अंदर सेज के अंदर जो कनेक्टिंग रोड थी, जो हाईवे से मिलती थी, 200 फीट 100 फीट की रोड है जिससे कच्चा माल अंदर आता है, बाहर जाता है पक्का माल, वो भी रोडें अभी तक नहीं बनी। जब रोड नहीं बनेगी, जब वहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं होगी, वहाँ पे पार्क नहीं होंगे, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं होंगे, तो उद्योग लगाएगा कौन? जब उद्योग वहाँ लगेंगे नहीं तो प्रदेश का विकास होना नहीं है, न रोजगार मिलने, न रेवेन्यू मिलनी है। तो हमने राज्य सरकार को 2 बार के बजट में टैक्स एडवाइजरी कमेटी में ये बात रखी थी, यदि आप उद्योगों का विकास करोगे तभी सारे विकास इससे होके निकलेंगे। यदि आप ये सोचो कि पेट्रोल डीजल और सरकार के भरोसे कुछ नहीं होने जाना, जो करना, हाँ, जो करना उद्योगपति ही करेगा। अगर उद्योग बेहतर होंगे तो नौकरियां भी मिलेंगे, भले गवर्नमेंट नहीं लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रेवेन्यू भी इसी से मिलेगी, रोजगार तो मिलेगा। अभिनव, क्योंकि लोगों को टैक्स की अगर हम बात करें, केंद्र से ज्यादा उम्मीदें और केंद्र के हाथ में ज्यादा होता भी है, लेकिन अगर हम राज्य की बात करें, इस बजट की बात करें, तो फिर क्या नजर आता है? कहीं कोई राहत? देखिए, अब स्टेट बजट के लिए बहुत कम रह गया, जैसे सर ने बताया, क्योंकि GST तो हटा ही दिया गया है। लेकिन जो 3 साल पहले देखें वैट होता था, तो आज भी देखते हैं तो वैट की डिमांड्स हैं। कई उद्योगपति, कई बिजनेस हाउसेस की डिमांड वगैरह खड़ी हुई हैं, आज भी लिटिगेशन चल रहा है। तो उसके लिए जैसे कि विवाद से विश्वास स्कीम एक इनकम टैक्स में आई थी, वैसी स्कीम वैट डिमांडों के लिए भी आनी चाहिए कि भाई जो पुरानी डिमांड खड़ी है 3-3, क्योंकि आज देखिए 2021 में 4 साल हो जाएंगे कंप्लीट GST को आए हुए, तो अभी भी वो वैट के चक्कर में परेशान हो रहे हैं। तो उसके लिए एक सेटलमेंट स्कीम, एक एमनेस्टी स्कीम का आना बहुत जरूरी है, ताकि वो जो पुराना चला गया उसको कंप्लीट करा जाए। फिर एक पेंडिंग C फॉर्म्स, जो कम डिस्काउंट, जो कम उस पर लेते हैं टैक्स पे माल, उसके भी C फॉर्म्स का क्लोजर हो। तो जो वैट को एक फेज्ड मैनर में क्लोज करना बहुत जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कहूँगा कि जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बहुत लॉसेज हुए हैं पिछले 1 साल में कोरोना की वजह से, तो उसमें भी जो एक इलेक्ट्रिसिटी की जो रेट्स हैं उनको भी देखा जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसके लिए जो DLC रेट्स हैं उसको, क्योंकि और स्टेट्स ने भी कम करा है, तो उसके लिए ही कॉम्पिटिटिव करना, कम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपन उस इंडस्ट्री को बढ़ा सके, उस इंडस्ट्री को प्रमोट कर सके। तो ये 3-4 चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इस बार। बिल्कुल। वीरेंद्र सिंह जी, सबसे अहम कृषि सेक्टर, और इसलिए आपके पास आ रहा है क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर किस तरह से विरोध किसान कर रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, वो भी हमने देखा। केंद्र पर बहुत सवाल भी उठे और इसे लेकर हमने चर्चा भी की। तब राज्यों को लेकर भी बात आपने कई बार उठाई कि प्रदेश में, राजस्थान में भी क्या कुछ किया जा सकता है। अब क्योंकि बजट पेश हो रहा है और ये बेहद अहम सेक्टर है, तब जबकि आंदोलन चल रहा हो, विरोध कृषि कानूनों का हो रहा हो, ऐसे में क्या उम्मीद आज इस बजट से किसान भाई करें? श्रोता जी, ऐसा है, जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में बता दूं,
हमारा भारतीय किसान संघ राष्ट्रीय संगठन है, वो उसमें शामिल नहीं है। और भारतीय किसान संघ हमेशा किसानों के हित की बात करता है। अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें किसान कम और राजनीति ज़्यादा है। भारतीय किसान संघ के जितने भी सदस्य हैं और अभी राजस्थान सरकार को ज्ञापन भी दिया है और देते आए हैं कि APMC 1961 की जो इन्होंने बनाया था एक्ट, उसको लागू किया जाए, मगर इन्होंने अभी तक उसको लागू नहीं किया। इन्होंने घोषणा पत्र में भी लिखा था कि संपूर्ण किसानों का संपूर्ण ऋण कर्जा माफ़ किया जाएगा, वो कर्जा माफ़ नहीं किया। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में शर्त नंबर 6 में लिखा था कि समर्थन मूल्य से नीचे की खरीद नहीं की जाएगी, मगर इस पर सरकार ने कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। यहाँ तक कि हाँ, किसान ये कर रहे हैं, पर मेरी बात सुनो ना। इन्होंने ये बनाया था, पहले कृषक कल्याण कोष बनाया था, जिसमें इन्होंने एक वो बनाया था कि बाजार हस्तक्षेप नीति से खरीद के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट था, मगर इन्होंने 900 करोड़ ही खर्च हो सके थे। वो भी फसल बीमा में जमा करा दिए, ना कि किसान को कोई लाभ नहीं मिला। वो भी फसल बीमा तो पहले भी होती थी, सरकार पहले भी कराती थी फसल बीमा। यानी कि आज के युग में दुखी है तो किसान है। किसानों के लिए जो बजट किया था पहले, पूरा 9,363 करोड़ का कृषि विभाग के लिए बजट किया था, वो भी खर्च नहीं किया। यहाँ तक कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो बाजरा की MSP खरीद के लिए जो दिया था पैसा, उसका भी सदुपयोग नहीं किया। बाजरा भी नहीं खरीदा इस सरकार ने। किसानों को अहित करने के लिए 833 रुपये बिजली का जो अनुदान पिछली सरकार ने दिया था, यानी कि 10,000 रुपये एक साल में अनुदान था बिजली का, वो भी सरकार ने बंद कर दिया। यानी कि हर तरह से किसानों को इस सरकार ने किसानों का गला घोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन आपने वीरेंद्र जी एक बात कही, और बिल्कुल आप चर्चाओं में भी कहते रहे कि एक तो आप लोग कृषि कानून के साथ है और इस आंदोलन के साथ नहीं है। बिल्कुल आपने ये कहा कि इतना भी नहीं है बुरा जितना लोग ऐसे कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं। बिल्कुल, और इस पर आपने बिंदुवार आपसे इस पर चर्चा भी। लेकिन अभी जो प्रदेश की बात हो रही है, राज्य सरकार की बात हो रही है, इस बजट की बात हो रही है, आपको लगता है कि इतनी ज्यादा चीजें जो आपने कहा कि पहले भी दिया गया लेकिन बजट खर्च ही नहीं किया गया, तो क्या अभी बजट को बढ़ाकर और उसे इंप्लीमेंट करना ज्यादा जरूरी नहीं लगता है कृषि विभाग के लिए? नहीं, ये जरूरी है। किसानों के हित में बजट ज्यादा दिया जाए और उसको लागू किया जाए। किसानों को पूछ के, किसानों के हित की समझ करके, उनकी जो समस्याएं हैं उनको समाधान किया जाए। 833 रुपये का जो अनुदान है वो दोबारा दिलाया जाए। किसानों का जो कर्ज में दबे हुए वो कर्जों से मुक्त कराया जाए। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, समर्थन मूल्य मिले। यानी संविधान की अनुसूची 7 में 14, 17, 18, 21 में लिखा हुआ है कि राजस्थान सरकार, यानी सभी जो क्षेत्रीय अपनी जो राजस्थान सरकार है या स्टेट की जो सरकार है, उनको ये अधिकार है कि समर्थन मूल्य पर उसको खरीदा जा सके, यानी उपाय कर सके। देखिए, मैं किसानों के बारे में जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं उससे मैं कतई सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैंने किसानों पे स्पेशल स्टडी किया। मैं खुद भी एक किसान का बेटा हूं। पिछले 2 साल में अशोक गहलोत ने किसी फील्ड में काम किया नहीं किया मुझे पता नहीं है, लेकिन किसानों के फील्ड में बहुत सिंसियर है। पहली बार राजस्थान में शॉर्ट लिस्टेड जो सीरम है वो लॉन्च किया है। उससे 95% जो पशुपालक हैं उनके यानी फीमेल चाइल्ड पैदा होगा, क्योंकि मेल चाइल्ड के लिए नंदी गौशाला बनानी पड़ रही है। तो अशोक गहलोत बहुत ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा पहली बार राजस्थान में मशरूम खेती को इन्होंने प्रमोट किया है। पहली बार जो पिछली सरकार, भाजपा सरकार ने 3 जो बिल्कुल अनुपयोगी कृषि फार्म थे, सूकर कृषि फार्म, भरतपुर वाला, उनको बंद करके वहां जो 63 डॉक्टर बैठे हुए थे उनको फील्ड में लगाया है। तो एग्रीकल्चर और वेटरनरी आज की तारीख में अशोक गहलोत की पहली प्रायोरिटी है, मैं दावे से कह सकता हूं। कल भी या 3 दिन पहले अभी आप जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय में कृषि पशु मेला लग रहा है। उस किसान और पशु मेले में आप जाके देखिए, जो लेटेस्ट टेक्निक है वो उनको बताई जा रही है किसानों को। लेकिन एक बात है मिथिलेश जी, बिल्कुल ये आपने कहा और इन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये हेल्पफुल है। मार्केट अवेलेबल करा रहे हैं। पहली बार आप बाजरे के प्रोडक्ट विदेशों में जाने लगे हैं। बाजरे की अभी बात कर रहे थे, बाजरे से बाई प्रोडक्ट बना के आपकी जो केक और इंडस्ट्री है उसमें बाजरे में राजस्थान में बहुत अच्छा काम हो रहा है। पहली बार राजस्थान से स्ट्रॉबेरी बिक रही है। लेकिन एक सवाल जो बार बार सरकार पर उठता है कर्ज माफी को लेकर, वो 14,000 करोड़ रुपए का
कर्ज, सहकारी कर्ज माफ कर चुके हैं और सार्वजनिक बैंकों के ऋण के लिए अशोक गहलोत कई बार केंद्र सरकार को पत्र लिख चुके हैं और विपक्ष के जितने भी विधायक हैं और सांसद हैं उनसे कई बार कह चुके हैं कि आप केंद्र सरकार से हमें पैसा दिलाइए, हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनका भी कर्जा माफ करना चाहते हैं। तो किसानों के मामले में अशोक गहलोत पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इनका जवाब दे दो कि बाजरा खरीद के लिए एक प्रोसीजर होता है कि राजस्थान सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिखती कि हमको बाजरा खरीदना है, हमें पैसा दीजिए, तो केंद्र सरकार देने को तैयार थी। हरियाणा में खट्टर साहब ने लिखा था पत्र, वहाँ खरीद हो गई बाजरे की। अब 1200 रुपए, अब 1200 सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। केंद्र सरकार को पता नहीं 25 के 25 सांसद भाजपा के हैं, तो किसानों का दर्द राजस्थान सरकार को लेनी थी। ये बात भी तो होती है कि 25 सांसद प्रदेश ने दिए हैं, पार्लियामेंट में पहुंचाए हैं, बार बार उनसे कहा जाता है ये सवाल क्यों उठता है? राजस्थान में होता है, राजस्थान में 1200 रुपया किसानों ने अपना बाजरा बेचा है, 1700 बेचा है, 1100 से लेके 1700 रुपए में बिका है बाजरा, 1100-1200 बिका है। देखिए 1700 रुपए में बिका, मुझे भी पता है, मैं भी किसान का बेटा हूँ। आपने 1700 नहीं खरीदा, नहीं हम बेचते हैं, 1200 खरीदा है, लेकिन खरीदने वाले हो, हम बेचने वाले हैं। नहीं नहीं, हम भी बेचने वाले हैं। ठीक है, राजनीति कर रहे हो। आज एक बात बताओ, की बात कर रहे हो, आज मार्केट रेट क्या है? आज बाजरा जो है 24 रुपए किलो मिल रहा है। क्या बात कर रहे हो? एमएसपी की बात करते हो, एमएसपी से ऊपर मार्केट रेट है 200 से ज्यादा। लेकिन आरपी विजय जी ठीक है, ये भाव तो एक तरफ हो गया, लेकिन दूसरी बात ये है कि जो बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि प्रदेश की सरकार कहती है कि वो तो कर रही है जो उसके हाथ में है, लेकिन प्रदेश के 25 सांसद और बीजेपी के विधायकों से भी हम कह चुके हैं, जैसा कि जिक्र मिथिलेश जी ने भी कहा, और ये बार बार उठती भी है। क्या उनकी तरफ से किया जाता है? कितनी आवाज उठाई जाती है? ऐसा थोड़ी ना कि प्रदेश में सरकार तो विपक्ष को भी तो जिताकर ही भेजा है, अगर यहाँ पर 72 विधायक है। श्वेता जी, पहली बात तो मैं इनकी बात से एग्री नहीं करता कि सारे के सारे किसान, मैं कहता हूँ कि 25 विधायक नो डाउट बीजेपी के हैं, वो एमपी हमारे बीजेपी के हैं, तो क्या वो काम नहीं कर रहे किसानों के लिए? नहीं कर, कोई बात नहीं सर, बट मतलब चॉइस मान लो, आप ये मान लो, आप आपका क्या है? नहीं मेरा कुछ नहीं, आपका नहीं, आप दूसरे कृषि कानून की विरोध में। अरे मेरी बात तो सुनो आप, उसके बाद में दे देना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कर्जा माफी की, ये राहुल गांधी जी के कहने पे की 1 2 3 4 5 10 आज तक पूरे नहीं हुए। नहीं मैं को श्वेता जी आपको मैं बता दूं, 98,000 करोड़ रुपए वेव करने की बात करी थी इन्होंने किसानों को। अभी भी ये 14,000 करोड़ भी पूरे नहीं हुए, घोषणा हुई है 14,000 जीएसटी का पैसा दिलाइए, पूरा कर दे। जीएसटी का पैसा सर अभी कर्जा तो हम माफ नहीं कर रहे, हम तो चर्चा कर रहे हैं सर, क्योंकि ये मुद्दा इससे जरूरी भी है, क्योंकि बार बार बाजरा को लेकर बात होती है और किसानों से भी जब बात हुई तो एक दो चीजें हैं, आप दोनों से इसका जवाब चाहेंगे। किसान कहते हैं कि हरियाणा हमारे बगल का राज्य है, वहां पर रेट ज्यादा है, हमें जैसा कि आपने 11-1200 बताया, सर कह रहे कि अभी 1700 हो चुका है, बिक रहा है, लेकिन कैसे फायदा मिलेगा? कैसे फायदा मिलेगा? समर्थन मूल्य 2150 रुपए केंद्र सरकार ने तय किया है, राजस्थान सरकार में भी 2150, हरियाणा में 2150 समर्थन मूल्य। वहाँ की सरकार ने पत्र लिख दिया था केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार ने पैसा दे दिया। राजस्थान सरकार ने पत्र नहीं लिखा केंद्र सरकार को, नहीं खरीद, हमने ज्ञापन दिया है। जनता की परेशानी क्या है? क्या भाई ये बात को लिख देता, ये प्रोसीजर होती है, पत्र नहीं लिखा। दो चीजें, दो चीजें सर, जैसे एक मिनट आरपी विजय जी, आपने कहा कि वहां पे सरकार ने पत्र लिखा हो गया, फर्क ये भी तो है कि वहां पर बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार सिर्फ पत्र लिखने से अगर हो जाता तो पत्र लिखने में सरकार को बीजेपी की सरकार इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के किसानों का हित देखना चाहिए था, किसानों का हित देखना चाहिए था। किसानों का हित सबसे पहले देखना चाहिए। भारतीय किसान, मेरी बात सुनो, पूर्वी राजस्थान के किसानों की जीवनदायिनी है ERCP कैनाल। खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी यहाँ घोषणा करके गए थे राजस्थान की धरा पे कि ईस्टर्न कैनाल की सौगात मिलेगी। आज मुख्यमंत्री बार बार पत्र लिख रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे, आपके सांसद नहीं कर रहे। भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर 5 जिलों के किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। आप उस परियोजना को पूरा करा दीजिए। अगर आप वाकई किसान हितैषी हो, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसानों से मतलब है। किसान जो दुखी है, आज जो किसान है उनका जो बाजरा 1100 रुपए बिका है मंडियों में, जिसको आप खरीदारी बता रहे हैं 1700 रुपए में खरीद के ले गए हैं, यानी 2150 जो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वही मक्का का है, यानी कि
ये भी अपना जो प्रदेश के हाथ में वो हो जाना चाहिए, जो प्रदेश के हाथ में। लेकिन आरपी विजय जी, अभी जिस जो बात हो रही है और ये अहम लेटर अगर बीजेपी की सरकार किसी राज्य में वो लिखे तो काम होता है, और क्या कांग्रेस की सरकार हो तो नहीं होगा? क्या इंटेंशनली होती है चीजें? आप मानती हो क्या इन बातों? नहीं, मैं इसलिए मैंने आपसे कहा, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। देखिए सुनिए बिल्कुल, इसलिए पहले जवाब दीजिए सर सुनिए नहीं, सवाल हम उठाएंगे सर। देखिए अगर सवाल उठते हैं और लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है तो हम इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं, बस आप उसका जवाब दीजिए। इन्होंने अगर चिट्ठी लिखी हो, उस चिट्ठी का प्रारूप मेरे को दिखा दे, हम जाकर के बात करेंगे। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, वो प्रधानमंत्री बहुत संवेदनशील है, ऐसा नहीं करते। वो ऐसा नहीं करते कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे एमएसपी नहीं देंगे, वहाँ एमएसपी देंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप फंड मांगोगे फंड मिलेगा। ये एक राजनीति करने के लिए अगर आप बात करते हो तो गलत बात है। ये प्रधानमंत्री संवेदनशील है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है, वो कोई राजस्थान के नहीं है, कोई गुजरात के नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ के वो प्रधानमंत्री। यही तो समझना होगा, देश के प्रधानमंत्री हैं और अगर करेंगे वो तो उनके लिए हर राज्य पूरा देश बराबर है। एक बात बताओ तो फिर बताओ, एक बात ज्यादातर सरकारें किसकी है? वहाँ दे रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं देंगे? ऐसा तो यहाँ जब 25 एमपी बीजेपी के हैं, क्या उनको तकलीफ नहीं होगी? बस इसलिए तो सवाल उठता है कि प्रदेश के 25 यानी कि उनको जिनका कोई सांसद नहीं, एक सांसद भी किसी और पार्टी को जनता ने नहीं दिया, यानी पूरे 25 सांसद प्रदेश से गए तो फिर उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। बिल्कुल यही तो कह रहे हैं हम, अब भी यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जो कह रहे हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल बयान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है बनीचंद जी, क्योंकि हम उद्योगों की बात भी अभी कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपको क्या लगता है? क्योंकि बार बार एक बात होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा सा गया है, इसे मजबूत किया जाए तो बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। देखिए मोहतरमा, इसमें क्या है, ये जितनी भी डिबेट अभी कर रहे थे वो ले दे के लक्ष्मी पे जाके रुकती है। जब रेवेन्यू आएगा तो मेडिकल में भी काम होगा, एजुकेशन में भी काम होगा, सड़कें भी बनेगी, सारा डेवलपमेंट भी उसी से होएगा। जो किसानों को आप माफ़ी भी देते हैं ना, वो उद्योगपतियों व्यापारियों के जो जीएसटी के रूप में आपको आय होती है, आप उसी से उसको माफ़ करते हैं। कोई अलग से कोई आपके पास चलिए बिल्कुल सर, इस पर बात करेंगे, लेकिन हम सहयोगी नरेश शर्मा का रुख कर लेते हैं। नरेश के साथ, नरेश क्योंकि विधानसभा में मौजूद है और उनके साथ विधायक रामलाल शर्मा जी भी है। कि कोरोना की मार रही है, 1 वर्ष तक कोई काम नहीं हुआ, हमारा रेवेन्यू जो जनरेट होता था वो रेवेन्यू कम हो गया। फिर भी इन सब परिस्थितियों के अंदर हम बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। बजट के अंदर वाहवाही होगी, झूठी घोषणाएं होगी, उनके माननीय सदस्य सत्तापक्ष के मेज थप्पा पाएंगे और फिर 1 साल बाद में जब आंकलन करेंगे तो वही है कि कोदा पहाड़ निकली चुईया, वही स्थिति सामने आएगी। धरातल के ऊपर कोई मिलने की उम्मीद नहीं है। आप क्या चाहते हैं, भाजपा क्या चाहती है, किस तरह का बजट होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस ने जो घोषणा की थी उस घोषणाओं को पूरा करने का काम करें। बाकी तो कुछ नई चीज़ तो करने की इनकी मानसिकता नहीं है। जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हमारी थी, उन सारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को वापस शुरू करने का काम करें। बिजली की 10,000 रुपये की सब्सिडी हमारी सरकार देकर गई थी, वो सब्सिडी वापस शुरू करने का काम करें। 7 लाख किसान आज भी ऐसे हैं जो डिफाल्टर घोषित होने के बाद में दोबारा उनको ऋण नहीं मिला, उनको ऋण मिले। तो सरकार जो खुद ही घोषणाएं की थी वो सारी घोषणाएं पूरा करने का काम करें। बिल्कुल। और अशोक लाहौटी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। लाहौटी जी, सरकार का बजट है, भाजपा की क्या उम्मीद है, भाजपा क्या चाहती है? देखिए, इस सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं बची है। मैं पूछना चाहता हूं 2019 की वो घोषणाएं कहाँ हैं? कहाँ गई नंदीशालाएं जिसपे सरकार ने तालियां बजाई थी? कहाँ गए जनता क्लिनिक जो सरकार तालियां बजा रही थी? कहाँ गए वो कॉलेज जो एक कमरे में खुले हुए हैं? कहाँ है किसानों की कर्ज माफी? और सबसे बड़ा, राजस्थान में 67 लाख नौजवान बेरोजगार है जो पढ़े लिखे हैं, उनमें से 50 लाख जो है वो पात्रता रखते हैं। तो उनका वो बेरोजगारी भत्ता कहाँ है? 3500 रुपये महीना जो देना था, आज 2 साल पूरे हो गए, 24 महीनों का 3500 रुपये से यदि जोड़ा जाए तो राजस्थान का नौजवान इंतजार कर रहा है, डेली खाते में देखता है को पैसा कहाँ गया, जिससे इसके दम पर ये सरकार बनकर आई थी। तो अभी सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची है। यही लोगों को पता नहीं है कि सरकार नाम की कोई चीज़ भी है क्या। सरकार जैसलमेर में है या सरकार दिल्ली में है, इस सरकार को लोग ढूंढ रहे हैं। तो बिल्कुल विधायक अशोक लाहौटी जिन्होंने कहा कि कोई उम्मीद ही हमें सरकार से नहीं है। रामलाल शर्मा जी का भी कहना है कि उम्मीद तो हम कर रहे हैं कि जो कहा जाता है उसे पूरा कर लिया जाए, फिर वो चाहे 2019 का बजट हो, 2020 का बजट हो और अब आज आने वाले 2021 का बजट हो। चलिए एक बार फिर से चर्चा करो करते हैं। मनीचंद जी, उस वक्त मैंने आपको रोका था इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एक लाइन में जवाब। इसका उद्योगों को यदि आप सुविधाएं सारी देंगे, जैसे ई-वे बिल समाप्त करना है, बिजली सस्ती देनी है, लोन सस्ता करना है, सड़कें बनानी है, उद्योगों का यदि विकास होगा तो आपका आधारभूत ढांचा भी प्रदेश का अच्छा होएगा और आय भी अच्छी होगी। इसलिए आपको इस पे फोकस करना ही चाहिए। मुझे ये उम्मीद है गहलोत साहब इस बार
इस चीज पे ज्यादा कुछ बोलेंगे और ज्यादा रियायत देंगे। बिल्कुल, और वैट को लेकर जो हम बात भी कर रहे थे कि एक वो सरकार के हाथ में होता है, प्रदेश सरकार के हाथ में, लेकिन दूसरी तरफ दो चीजें हैं कि राहत आम आदमी को भी मिले, राजस्व भी बढ़े, तो सरकार का फोकस तो दोनों तरफ होगा। ऐसे में इसको बैलेंस करना कितना चुनौतीपूर्ण लग रहा है आपको? देखिए, बैलेंस करना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अब नया कलेक्शन तो 2-3 लिमिटेड सोर्सेज के थ्रू ही हो रहा है, पेट्रोलियम वगैरह और लिकर जो दारू जिन्हें कहते हैं उन्हीं के थ्रू हो रहा है। तो अब जो बचे हुए जो है ऑप्शन, स्टैम्प ड्यूटी हो गई या हमारा ये जो और भी जो ड्यूटीज वगैरह हो गई या जो लोकल सेस, एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह हो गए, तो यही एकमात्र सोर्स रहते हैं, तो इनको कम तो नहीं किया जाएगा। राहत जिसमें देनी चाहिए, अब वो मेरे ख्याल से जो डीएलसी रेट्स हैं, तो मैंने पहले भी कहा था, रियल एस्टेट इंडस्ट्री या जो होम बायर्स हैं या घर खरीदने वाले, उसमें राहत तभी मिल सकती है जब डीएलसी रेट्स को कम करा जाए, क्योंकि अभी जो प्राइसेस हो रखी है मार्केट प्राइसेस उन पे नहीं जा रही, और ज्यादातर होता है रजिस्ट्री करानी है तो भाई डीएलसी रेट पे ही करानी है, तो डीएलसी रेट्स को कम कराना बहुत जरूरी है, इससे एक सडन बूम मिलेगा इस इंडस्ट्री। बिल्कुल। आरपी विजय जी, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सुरक्षा की बात कही जाती है, क्राइम बढ़ता है, मोबाइल छीनते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी जो हो रही हैं सेफ, और खासतौर से महिलाओं की बात करें, आपको क्या लगता है इस पे सरकार को क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए? श्वेता जी, आपको तो पता है अच्छी तरीके से कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। पिछले 2.5 साल से क्या पोजीशन आई है, नंबर 1 स्टेट क्राइम स्टेट बना है तो राजस्थान बना है, और महिलाओं को सबसे ज़्यादा तकलीफ है। आज चेन स्नेचिंग, आप मोबाइल स्नेचिंग, ये रेगुलर हो रही है, और इसके प्रति सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। जैसे उन्होंने कहा था क्या होना कि चाहिए, कभी जैसलमेर जाती है सरकार, कभी दिल्ली जाती है, कभी कहाँ जाती है, तो ये लोग तो इन लोगों में, इन चीज़ों में लगे हुए हैं। इनको प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, इनसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, इनको गवर्नेंस करनी नहीं है। ये तो चाहते हैं मैक्सिमम हमारी गवर्नमेंट बने, गवर्नेंस हमारी कम से कम रहे, और हमारा देश दूसरा होता है कि मैक्सिमम हमारी गवर्नेंस रहे और मिनिमम हमारी। चलिए, इसी पर जसवंत जी, इसी पर ही आपका जवाब कि इन्होंने कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं और हम क्या करते हैं, लेकिन कांग्रेस का मकसद कुछ और रहता है, ये सवाल इन्होंने उठाया। देखिए, मैं सभी के एक बार में जवाब दूं। आरपी विजय जी जो कह रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे वो राजस्थान देश में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर आप एफआईआर अगर कोई कोर्ट में, थाने के अंदर जा रहा है कोई शिकायत लेके, तो आप मेरी बात सुनिए, आरपी विजय जी बिल्कुल, आपने जो सुनिए सर, आरपी विजय जी एक मिनट, नहीं आपने बोला, सुनिए जसवंत जी आप भी सुनिए, आपने अपनी बात रखी सर, और आपने कह दिया कि बीजेपी कैसे अलग है कांग्रेस से, आपने बताया, और अभी आपने कहा कि बिल्कुल एफआईआर दर्ज हो रहा है, और यही सरकार कहती है जब ज्यादा एफआईआर दर्ज होगी तो आंकड़े ज्यादा होंगे, ये सरकार ने कहा। लेकिन सवाल ये है कि आज क्या हो सकता है, सुरक्षा के लिहाज से क्या कोई अहम घोषणा हो सकती है, उम्मीद करें? महिलाओं के लिए पूरी तरह सरकार बड़ी संवेदनशील है, और हर क्षेत्र के अंदर सरकार आम जन की भावनाओं को रखते हैं, और सुरक्षा के जो मुद्दा है उसके ऊपर तो विशेष रूप से सरकार का फोकस है कि ये होना चाहिए। पिछले बजट के अंदर आप देखिए, कोरोना के अंदर स्वयं केंद्र सरकार ने, जबकि केंद्र की कोई सहायता हमें विशेष नहीं मिली, उसके बावजूद कोरोना के बेहतर प्रबंधन अशोक गहलोत जी ने करे, और उसकी तारीफ केंद्र की सरकारें नहीं, विश्व की सरकारें कर रही है। अरे विश्व में कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ विश्व की सरकार कर रही है, पूरे विदेशों में इसकी सराहना हो रही है कि अशोक गहलोत का प्रबंधन रहा है, आपका सहयोग रहा, जीएसटी का पैसा मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा राजस्थान को। जीएसटी की मांग करते करते अशोक गहलोत जी ने कई बार पत्र लिखे कि हमें हमारा जीएसटी दे दीजिए। अरे पैसा आएगा तभी तो व्यवस्था होगी, बिना पैसे व्यवस्था होगी। आप सीए आप मुझे बताइए, तो कह रहा हूं मैं, तभी तो कह रहा हूं कि आप जीएसटी काउंसिल में बिल्कुल कैसे नहीं कहा, क्योंकि लेकिन आरपी विजय जी यही बात जो इन्होंने कही ना, यही बात ये बार बार कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि हमारा जीएसटी का पैसा जो केंद्र के पास है, अगर वो दे दे तो हम काम कर सकते हैं। ये सवाल आप जानते हैं जीएसटी काउंसिल है, सब जानते हैं जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल में सारी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। अब यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर अपने कौन है? अशोक गहलोत जी, ये जाते हैं, बात करते हैं, कभी कोई मुद्दा उठाया उन्होंने उसमें? यानी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर वो बोलते हैं और वहां जाके नहीं बोल रहे हैं, वहां जाके नहीं बोल रहे हैं। मिथिलेश जी, विजय साहब ने एक बात कही कि जो कांग्रेस है वो मैक्सिमम गवर्नमेंट और मिनिमम गवर्नेंस पे काम करती है, लेकिन ये उल्टा बोल गए। मैक्सिमम गवर्नमेंट पे तो बीजेपी काम कर रही है, पांडिचेरी में कल गिराई है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, तो ये तो आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। इस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता, इस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। ये तो आपने इन्होंने शायद सिर्फ राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में कहा कि हमने क्या किया, लेकिन दूसरे स्टेट्स का शायद आरपी विजय जी कहना भूल गए। मैं एक और बात कह रहा था, जैसे सीए साहब बोल रहे थे कि रियल एस्टेट को बूस्ट अप करने के लिए एक और पॉलिसी हो सकती है जो अशोक गहलोत बजट में दे भी सकते हैं, कि जो महिलाएं हैं उनकी रजिस्ट्री कराने पर 50% की छूट देने की बात चल रही है।
जो अंदर भीतर जो बात निकल के आ रही, पहले भी अभी हमारे यहाँ रजिस्ट्री कराते हैं तो महिलाओं को रजिस्ट्री पे छूट है, और अशोक गहलोत इस बजट में एक नायाब तोहफा देना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी ये प्रयोग किया गया है और वहां इसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आए हैं। तो जो अशोक गहलोत की कोर टीम है उसने डिस्कशन करके ये अशोक गहलोत जी को एक सजेशन दिया है कि वो महाराष्ट्र की तर्ज पर, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस शामिल है तो उसकी कॉपी करना थोड़ा आसान है, तो महिलाओं को 50% देने का एक रियल एस्टेट में ही मैं देखिए रियल एस्टेट में ही अच्छी बात है, पलटा है उसको, पलटा है क्या 8 मार्च को बजट आया था, 8 मार्च को उनका जन्मदिन था, महिलाओं को सौगात दी गई थी, उसको अशोक गहलोत जी ने आगे बढ़ा दिया और आज वो उसका श्रेय लेना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, रियल एस्टेट में कैसे लोगे आप? ये तो रियल एस्टेट उसको पलट दिया। मार्केट है कि रियल एस्टेट चलता है तो एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम जनरेशन होता है, जो श्रमिक कल्याण निधि का पैसा है जो 1% का सेस लगाया गया था उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो रहा है लेबर डिपार्टमेंट से। सही है, आप सही कह रहे हैं, रियल एस्टेट अगर बढ़ेगा तो उसके लिए पहली बार समझना ये भी होगा कि हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर आप ये सोचे कि एक सेक्टर को हमने सब कुछ देखकर इस पर ग्रोथ कर ले तो हमें बेरोजगारी भी देख रही है, रोजगार कैसे मिलेगा उन सेक्टर्स को, तो हर किसी को जोड़कर देखने की जरूरत है और कनेक्टिविटी बनी हुई है। हम ये कहें कि हर एक सेक्टर अलग है तो ऐसा नहीं है। लेकिन मिथिलेश एक सवाल और है, क्योंकि हमने केंद्र का भी बजट देखा और जब केंद्र के बजट पे घोषणाएं भी हुई विकास के मद्देनजर, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के मद्देनजर, तो दो चीजें आई थी सामने कि जिन राज्यों में चुनाव है जिसमें असम है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, वहां पर एक्स्ट्रा अनाउंसमेंट हुए विकास के मद्देनजर। दूसरी तरफ ये कहा जाने लगा क्योंकि सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है वहां नीड थी, वो चीजें पेंडिंग में थी, वो करना जरूरी था इसलिए हुआ। दूसरा इसका अगर नेगेटिव पॉइंट जो दूसरे और लोगों ने सवाल भी उठाया वो ये क्योंकि यहाँ पर चुनाव होने हैं इसलिए ऐसा हुआ। अब अगर इसी को राज्य में हम देखें, प्रदेश में 4 विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, हालांकि उससे पहले भी बहुत सारी घोषणाएं वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लोकार्पण शिलान्यास 158 करोड़ का। क्या लगता है आपको आज बजट में भी कुछ स्पेसिफिक घोषणा हो सकती है? सहाड़ा, सुजानगढ़, वल्लभनगर और राजसमंद, इन चारों को कोई ना कोई अलग तोहफा मिलेगा। इससे पहले भी जब उन्होंने राजसमंद में भी कार्यक्रम किया जो संवाद का जन संवाद कार्यक्रम जिसमें सीपी जोशी साहब, डॉक्टर रघु शर्मा, शांति धारीवाल सब गए और डॉक्टर सीपी जोशी ने वहां एक बहुत बड़ा बयान दिया कि मुझे कोटा से जलन होती है, मैं चाहता हूं कि राजसमंद कोटा जैसा बन जाए। तो जो मार्च में होने वाले इलेक्शन है उसकी मैं इस बजट में सौगात मिलने का संदेश तो विधानसभा अध्यक्ष का वहां ये दिया गया बयान साफ झलकाता है कि इस बजट में इन चारों को कुछ विशेष सौगात मिलेगी, पर्टिकुलर राजसमंद को, क्योंकि राजसमंद एक ऐसी सीट है जो भाजपा की परंपरागत सीट रही है। वहां किरण माहेश्वरी जी का दबदबा रहा है, 17 साल से वहां भाजपा जीतती रही है और उसको तोड़ने के लिए कांग्रेस के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए पहला संवाद कार्यक्रम वहां पुष्पेंद्र भारद्वाज को भेजा और ये कार्यक्रम कराया। इसके अलावा सहाड़ा, वल्लभनगर में भी जो उनकी वाइफ है गजेंद्र सिंह जी की वो एक्टिव हो गई है। तो कुल मिला के अगर ये चारों उपचुनाव कांग्रेस जीत जाती है तो अशोक गहलोत ने जिस तरह नगर निकाय चुनावों में भाजपा को जो शहरों की सरकार है उसको अपने घर में घुस के पटकनी दी है, अगर ये चारों सीटें जीत जाती है तो भाजपा के अंदर जो लेटर बम के नाम पर सियासत चल रही है कि बेमौसम बारिश हो गई, कटारिया साहब कह रहे हैं और वो कह रहे हैं राजेंद्र राठौड़ साहब की इस पत्र की जरूरत नहीं थी, जो खत से खता हुई है उस खता का भी फायदा इस बजट के साथ साथ अशोक गहलोत उठा सकते हैं। और बजट के बाद जब बहस होगी उसमें मानसिक रूप से अशोक गहलोत विन विन सिचुएशन में रहेंगे, क्योंकि 20 एमएलए ने जो लेटर लिखा है उन 20 एमएलए से आज अरुण सिंह ने एमएनआईटी के उसमें मिले हैं रात को और उनको मॉरली कहीं न कहीं हरेसमेंट हुआ कि हमें बोल नहीं दी है, ये जो आरोप है। तो कुल मिला के जो भाजपा की अंदरूनी फूट है जो सड़कों पर आ चुकी है, चाहे कहे ना कहें, आज महारानी साहिबा भी सदन में मौजूद होंगी, तो उस परिस्थिति में अशोक गहलोत जब बजट पर बोलने लगेंगे तो भाजपा के जो 2 खेमे हो गए हैं वो खेमेबाजी कहीं न कहीं बजट की ईमानदारी से समीक्षा में बाधा डालेगी। ये एक अहम बात भी है और इस पर चर्चा करेंगे सर, इस पर क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। लेकिन बेहद अहम यही है कि देखिए हर सेक्टर इंपॉर्टेंट है, हर सेक्टर को उम्मीदें हैं, बहुत कुछ है जो देना है सर को, लेकिन सरकार को 2 बातें ध्यान में रखनी है कि आम जन को राहत भी मिले, राजस्व में भी यहाँ पर प्रॉफिट हो, प्लस में जाए, तभी विकास हो सकता है। हालांकि ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल